Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is objectives of balance sheet. So let's get start the video. The main objective of preparing a balance sheet is to ascertain the financial position of the business on a particular date. तो अपने बिजनेस में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पर्टिकुलर डेट पर हम ये देख पाए कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. While ascertaining the financial position, we also obtain the following additional information. इसके अलावा भी हमें काफी सारी और इंफॉर्मेशन भी बैलेंस शीट से मिलती है. चलिए डिस्कस करते हैं. So first point is nature and value of the assets. A balance sheet contains various assets in a classified form with their respective values. As such, it gives a clear picture about the nature and the value of different assets comprising fixed assets, current assets, etc. तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है आप सबको मालूम होगा वो किस तरह से होता है. लायबिलिटीज हम उसमें लिखते हैं और एसेट्स लिखते हैं. तो एसेट्स कॉलम में कई तरह की एसेट्स लिखी जाती हैं. उसमें हमारी करंट एसेट्स भी होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी होती हैं, कई तरह की एसेट्स होती हैं. उसके साथ ही उनकी वैल्यूज भी लिखी जाती हैं. तो जिससे कि बैलेंस शीट को देखते ही हमें एक आइडिया मिल जाता है कि करंटली हमारे बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स हैं और उनकी वैल्यू कितनी है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्चुअल कैपिटल. Like assets, a balance sheet also contains different liabilities in a classified form and shows the amount of liabilities the business owes to different types of creditors. तो सिमिलरली बैलेंस शीट में जैसे कि हमने आपको बताया लायबिलिटीज भी होती हैं और एसेट्स भी होती हैं. तो जैसे एसेट्स ने लिखी गई, सिमिलरली लायबिलिटीज कॉलम में हमने डिफरेंट लायबिलिटीज को मेंशन किया जाता है बैलेंस शीट में, और उसके साथ जो भी हमारी लायबिलिटी है उनकी अमाउंट को भी वहां पे लिखा जाता है कि किस क्रेडिटर को कितना पैसा हमने देना है. एंड शोज अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज द बिजनेस और टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिटर्स. एक बिजनेस के कई सारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, तो कितना कितना पैसा हमने अलग अलग क्रेडिटर्स को देना है, तो ये वैल्यू वहां पे लिखी जाती है. It also shows the actual capital of the business at the end of the trading period, representing the excess of assets over liabilities. तो लायबिलिटी साइड में हमारे बिजनेस की कितनी कैपिटल है एक्चुअल में वो भी लिखी जाती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो एसेट्स हैं लायबिलिटीज से कहीं ज्यादा है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस. इफ द एसेट्स एक्सीड्स द लायबिलिटीज The business is considered as solvent. तो देखिए अगर हमारे बिजनेस में एसेट्स जो हैं, हमारी जो संपत्ति है बिजनेस की, एसेट्स जो हैं अगर वो लायबिलिटीज से ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हम बिजनेस को सॉल्वेंट मानते हैं. मींस हमारी बिजनेस की कंडीशन अच्छी है. ग्रेटर द डिफरेंस स्ट्रोंगर इज द फाइनेंशियल पोजीशन. जितनी ज्यादा हमारे पास एसेट्स होंगी लायबिलिटी से ज्यादा, तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन मानी जाती है. ऑन द अदर हैंड, इफ लायबिलिटीज एक्सीड्स एसेट्स द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज इंसॉल्वेंट. तो दूसरी तरफ अगर हमारी बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं वो एसेट्स से ज्यादा हो जाए तो ऐसे केस में हम अपने बिजनेस को इंसॉल्वेंट मानते हैं, जो कि एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है. Next is fourth point, over trading and under trading. If the total creditors exceed assets, cash, bank, investments, debtors, etc., the position of the business is financially unsound, indicating over trading. तो स्टूडेंट्स अगर हमारे बिजनेस के जितने भी टोटल क्रेडिटर्स हैं अगर वो हमारी एसेट्स से ज्यादा हो जाते हैं, एसेट्स मतलब
जैसे कि कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर से ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे केस में हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियली पोजीशन है वो अनसाउंड मानी जाती है, यानी कि हमारा बिजनेस जो है ओवर ट्रेडिंग हो रहा है। For sound financial position, a business must have sufficient working capital, current assets, less करंट लायबिलिटीज। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की साउंड फाइनेंशियल पोजीशन हो, एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके बिजनेस के पास सफिशिएंट मात्रा में वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। मतलब आपके बिजनेस में करंट एसेट्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए और करंट लायबिलिटीज उससे कम होनी चाहिए। On the other hand, undertrading indicates excess liquid assets over current liabilities, showing idleness of the funds. तो अंडर ट्रेडिंग इंडिकेट करता है कि हमारे पास लिक्विड में एसेट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे बिजनेस में जो पैसा पड़ा है वो बेकार पड़ा है। अंडर ट्रेडिंग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे बिजनेस में लिक्विड एसेट्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स मतलब कैश काफी ज्यादा है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे बिजनेस में जो पैसा पड़ा है वो बेकार पड़ा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है अंडर ट्रेडिंग। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट objectives of balance sheet. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.